दोस्तों नमस्कार। सुबह प्रकाश के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। आज की चर्चा में हम दतिया उपचुनाव पर चर्चा करेंगे और ये प्रोग्राम हमारा प्रतिदिन आयोजित होगा। तो आज की चर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल रंजन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सचिन जी। आज डॉक्टर साहब हम दतिया चुनाव में भाजपा हारी क्यों, कैसे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे देती भाजपा तो क्या नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते? नहीं, ये बिल्कुल कहना बिल्कुल सच नहीं है कि ये नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया जाता तो जीत जाते। नरोत्तम मिश्रा का चुनाव हार चुके थे और नरोत्तम मिश्रा का कलेवर भले ही बड़ा लग रहा हो दतिया में, लेकिन दतिया में उनकी छवि उनके समर्थकों के बीच में अच्छी हो सकती है, लेकिन पूरे दतिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। और इसी वजह से यदि पार्टी ने विचार विमर्श करके उनका टिकट काटा है तो पार्टी बड़ी है और पार्टी सत्ता संगठन सब साथ में दे करके उनका सारे सर्वे रिपोर्ट आती है, उनके पास में तमाम चीजें आउटपुट आता है उनका, सबके बाद में टिकट फाइनल होता है। तो यह व्यक्तिगत वाला मामला नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की वाकई में वहाँ छवि को लेकर के और उनकी जो काम करने की शैली है उसको लेकर के एक आक्रोश था, उसकी वजह से उनका टिकट कटा है। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखी जाती है कि उपचुनाव सरकार ही जीतती है, लेकिन देश में 3 उपचुनाव हुए, 3 में एक जगह गुजरात में भाजपा जीती और बिहार और मध्य प्रदेश में भाजपा हार गई। भाजपा में एक बात और कही जाती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन देखेंगे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपना बूथ हार गए। तो वही दतिया में भी नरोत्तम मिश्रा अपना बूथ हार गए। दतिया उपचुनाव में कई सारे मंत्री एक एक बूथ के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कई बड़े नेता, यहां तक कि इस चुनाव के जो प्रभारी हैं श्री धर्मेंद्र कुशवाहा और सह प्रभारी राहुल कोठारी जो इस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े खास हैं और इसके पहले वो मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन इस समय उन्हें एक बड़े नेता माना जा रहा है और उनको वहां का सह प्रभारी बनाया गया। ज्योतिराज सिंधिया से लेकर तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने दतिया चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री भी वहां रहे। बावजूद इसके कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6000 मतों से जीत गए। कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार सहित सभी लोग मैदान में लगे। समाजवादी पार्टी का भी उन्हें सहयोग मिला। अब इस हार के बाद जहां पर कांग्रेस ने घनश्याम सिंह की शिकायत पर पूर्व विधायक राजन भारती को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब भाजपा में भी इस चुनाव परिणाम के बाद एक समिति का गठन किया है और वही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद भाजपा संगठन भी कार्रवाई करेगा। क्या नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई होगी या फिर इस चुनाव के बाद कुछ समय के बाद सब कुछ भुला दिया जाए? आप देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात है कि पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं मैं कि क्या होता है कि जब किसी को बड़े शिकार को करना हो तो कभी कभार समझौता करना पड़ता है। नरोत्तम मिश्रा का शिकार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं था, तो एक सीट हार जाना भी उनके लिए बेहद जरूरी था। आप इसको भारतीय जनता पार्टी की क्षति मत समझें। भारतीय जनता पार्टी को नरोत्तम मिश्रा से अपना पिंड छुड़ाना था या उनको अब बिल्कुल दरकिनार करना था, तो इतना आसान नहीं था। एक टिकट काटना तो बहाना हो सकता है, लेकिन अकेले टिकट काट देने से नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी से किनारे नहीं किया जा सकता था। सीट हार जाने के बाद में या नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करके या उनको कैसी भी सजा दे करके तो पूरी की तरह भारतीय जनता पार्टी अपने को बेकलंक या बेदाग करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आप
जो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि एक आसानी नहीं होता। नरोत्तम मिश्रा जैसे कद के व्यक्ति को चुनाव हार जाते या जीत जाते उसका मतलब सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है कि नरोत्तम मिश्रा का जो कद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बढ़ रहा था, उस कद को संभाल पाना संगठन और सत्ता के लिए संभव नहीं था, इसलिए ये जोखिम उठाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके यह उपचुनाव हारी है, इसको आप मान सकते हो। डॉक्टर साहब, नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में नंबर 2 थे, गृह मंत्री थे, और उनके यहाँ के कुछ कर्मचारी बड़े फेमस हुए थे, चर्चित हुए थे, ई टेंडरिंग में जेल भी गए, बाद में आए, और जो भी कोई भी नेता आए उनके यहाँ काम कराने जाता बिना दक्षिणा दिए उनने किसी का काम नहीं किया, ऐसे आरोप भी लगे। क्या एक समय नरोत्तम मिश्रा सेंसर बोर्ड चला रहे थे, हीरोइनों के कपड़े देखकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, मामला दिल्ली तक पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी को खुद इस बात के लिए नरोत्तम मिश्रा का बिना नाम लिए उन्होंने बयान जारी किया। क्या यह माना जाए कि यही सब कारण थे कि कल तक जो टिकट बांटते थे आज वो खुद का टिकट नहीं ला पाए? नहीं, देखो सही बात है, राजनीति में जो उच्च पद पे बैठ जाता है, जो जिनके पास में सत्ता आ जाती है, वो सत्ता के अहम में बहुत सारी चीजें ऐसी करने लगता है जो बिल्कुल आने वाले जीवन में उसके लिए दुखदाई हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा का नाम भी उन्हीं नेताओं में शामिल है कि जो पद पे बैठने के बाद में सत्ता के घमंड में इतने अधिक चूर हो गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आरोप प्रत्यारोप तो उनके ऊपर ढेर सारे लगते रहे, और बिल्कुल सच कह रहे हो कि नरोत्तम मिश्रा उन ब्राह्मण नेताओं में से हैं जो बगैर दक्षिणा लिए मानते नहीं थे, ये बिल्कुल जग जाहिर है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके इन क्रियाकलापों से परेशान थे, और लेकिन उनको विदा नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल उनके सामने भी थी क्योंकि नंबर 2 में थे, और नंबर 2 के साथ में उनका जन समर्थन भी बहुत अधिक हो गया था, इसके कारण बहुत मुश्किल था। लेकिन ओवरऑल आप ये देखें तो संगठन और सत्ता और आला कमान, ये तीनों मिलकर के किसी न किसी रूप में नरोत्तम मिश्रा से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे, और उसका उन्होंने मौका मिल गया, और भरपूर मौका मिला। उस भरपूर मौके का पूरा फायदा उठाया गया। और आप ये कहिए कि अब नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सूर्य अस्त होने को है, तो बिल्कुल सच है ये कि उनका राजनीतिक जीवन जो है अब बिल्कुल किनारे हाशिए पर आ गया है। और पूरा का पूरा कोशिश, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है खंडेलवाल जी ने, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि नहीं नहीं वो तो कार्रवाई होगी, और जो जैसा भी फीडबैक हमें मिलेगा कि नरोत्तम मिश्रा ने या फिर जिसने भी ऐसा किया होगा, जो हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा की होगी, उन सब पे कार्रवाई होगी। अब ये खंडेलवाल जी जाने कि वो कार्रवाई किस स्तर की करते हैं, या फिर बाद में आने वाले चुनाव में फिर जाकर के समझौता हो जाता है, ये तो पार्टी स्तर पर तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर साहब, अभी नरोत्तम मिश्रा मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, बावजूद इसके उनको सरकार ने 4 इमली पर बंगला आवंटित कर रखा है। अब इस चुनाव के बाद उनका बंगला खाली होता है, पुराने मामले ओपन होते हैं, तो क्या ये समझा जाएगा कि पार्टी ने माना है कि नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात किया है? देखिए, पहली चीज तो जो बंगला होता है वो सरकारी बंगला है, मंत्री के पद पे आप हो नहीं, विधायक के पद पे हो नहीं, तो एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट के बाद में आपको बंगला खाली ही करना पड़ता है। ये सरकारी नियम कायदे के साथ में है, कोई बपौती किसी की नहीं होती, बंगला तो खाली तो उनको करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। अब दूसरी चीज है कि नरोत्तम मिश्रा और अभी भी उछल कूद करने से यदि मान गए, अभी भी चुपचाप बैठ गए, अभी भी संगठन की बात मान ली, तो मान के चलिए कि उनको आगे भविष्य में और दोबारा कोई मौका मिल सकता है, संगठन में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। लेकिन यदि उनकी उछल कूद ऐसी ही चलती रही और ऐसा ही बड़बोलापन उनका चलता रहा, तो ये मान के चलिए कि नरोत्तम मिश्रा का सूर्य राजनीतिक अस्त होने वाला है, ये बिल्कुल तय मानिए। और भारतीय जनता पार्टी भी उतनी कमजोर नहीं है जितना नरोत्तम मिश्रा समझ रहे होंगे, तो नरोत्तम मिश्रा उस पार्टी के मेंबर हैं, उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी और या फिर सत्ता में बैठा हुआ दल कुछ भी कर सकता है। यदि उछल कूद ज्यादा दिखाई देगी और बड़बोलापन ज्यादा दिखाई देगा, तो हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा की वो फाइलें जो दबी पड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे उन पे से धूल खंगाल दी जाए और धूल उड़ा दी जाए, और नरोत्तम मिश्रा फिर ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति से संन्यास ले लें। डॉक्टर साहब, दतिया उपचुनाव में
भीतरघात के आरोप लगे दोनों ही पार्टियों में। कांग्रेस प्रत्याशी ने पूर्व विधायक राजन भारती पे आरोप लगाए और कांग्रेस आला कमान ने तुरंत उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। बीजेपी में डायरेक्ट कोई ऐसे आरोप नहीं लगे, लेकिन ये हर आदमी जानता है कि घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा का क्या रिश्ता है। बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलता तो घनश्याम सिंह शायद चुनाव नहीं लड़। पिछली बार भी यही हुआ, उनको टिकट दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो दतिया छोड़कर सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े। हालांकि वहां 1250 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए, लेकिन ये माना जाता है कि घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा की एक अच्छी दोस्ती है। क्या उन्होंने दोस्ती निभाई और उनके जो खास समर्थक है उन्होंने कांग्रेस की मदद की, जिससे कांग्रेस 6000 मतों से चुनाव जीत गई। देखिए, यही तो जाकर के बात साफ हो रही है सचिन जी कि यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था तो नरोत्तम मिश्रा को सीना ठोक करके अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के साथ में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। यही जाकर के भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को शक हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भीतरघात नरोत्तम मिश्रा कर दें, और उन्होंने किया। ये साबित भी हुआ है। नहीं तो यदि नरोत्तम मिश्रा भले चुनाव नहीं जीतते, देखिए जरूरी नहीं होता कि खुद चुनाव जीत जाए। चुनाव जिताना भी एक बहुत बड़ी कला होती है कि हारी हुई बाजी को कैसे जिताया जाता है, और नरोत्तम मिश्रा यदि चाहते तो अपनी हारी हुई बाजी को जिता सकते थे उस प्रत्याशी को, तब उनका कद और बड़ा हो जाता। दतिया में ही नहीं बल्कि संगठन में और सत्ता में उनका कद बड़ा हो जाता। लेकिन हुआ, भीतरघात हुआ, उन्होंने किया, जो साबित भारतीय जनता पार्टी के जो आलाकमान है उनके सामने भी आ गया। इसी वजह से ये सब तमाम चीजें, सवाल जो उठ रहे हैं वो इसीलिए उठ रहे हैं, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर साहब, 2023 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा 7500 वोटों से चुनाव हारे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, जनता से माफी मांगी कि कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दिए, क्योंकि गलती तो हुई थी। उन्होंने इस गलती का पश्चाताप भी किया। राजन भारती का जो सजा हुई 3 साल की, उसमें नरोत्तम मिश्रा का पूरा योगदान है। उन्होंने केस लड़ा, पूरी ताकत लगाई, निर्वाचन शून्य हुआ, उपचुनाव हुए, उनका टिकट कटा। अब भाजपा वहां पर 6000 वोटों से हारी, तो भाजपा को तो 1500 वोट ज्यादा मिले हैं। नहीं। क्या इस चुनाव में एसआईआर का भी कोई रोल है? क्योंकि एसआईआर के बाद कई लोगों के जिनके 2-2 विधानसभा में मतदाता थे, उनका एक जगह से नाम कट गया। लोग बताते हैं कि दतिया में कई लोग, जो कि नरोत्तम मिश्रा का एक परंपरागत जो उनकी सीट है, जहां पर घर है, जहां उन्होंने नौग्रह का मंदिर बनाया, वहां के भी मतदाता जो थे वो दतिया में थे। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर का प्रभाव तो आप उतना मत सोचिए कि जितना पड़ना चाहिए। जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर के तहत मध्य प्रदेश में खास तौर से ऐसी स्थिति नहीं है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे वोटर्स आउट हो जाए और बहुत सारे वोटर्स इन हो जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट है और यहाँ ऐसे कोई घुसपैठ और बाहरी प्रदेशों से आने वालों की ऐसी कोई संख्या नहीं होती ज़्यादातर। इस वजह से यहाँ एसआईआर में ऐसी दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आई है वो आई है यूथ को लेकर के, कि जो यूथ जो वोट देने के लिए नहीं जाता था वो अचानक वोट देने के लिए निकल गया। अब ये कह देना है कि अपनी ही पीठ थपथपाना है कि पिछली बार से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल गए, बात वोट की नहीं है, वोट परसेंटेज की नहीं है, बात चुनाव जीतने और हारने की है। चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस चुनाव जीत गई, ये महत्वपूर्ण है। कितने वोट किसको मिले, क्योंकि जीत हार एक वोट पर भी तय हो जाती है। तो जो जीता वो सिकंदर, बाकी तो आप जानिए। डॉक्टर साहब, भाजपा में कहा जाता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अब इस चुनाव में देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा अपना बूथ हार गए। बिहार के बांकीपुर विधानसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट थी, वहां भी भाजपा जो है हार गई। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बूथ है वो भाजपा हार गई। हालांकि इसको लेके ये बताया जा रहा है कि भाई छात्र जो संगठन
थे, जो छात्रों का जो आंदोलन था, जैन जी का जो आंदोलन था नीट पेपर लीक के बाद, उसका असर बिहार में दिखा, क्योंकि आंदोलन में बिहार और यूपी के छात्रों की संख्या ज्यादा थी। मध्य प्रदेश में इसका कहीं असर नहीं था। हालांकि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ मूंग की फसल को लेकर, किसान भोपाल तक आ गए, लेकिन दतिया के किसान उसमें शामिल नहीं थे। सिर्फ ये मूंग की फसल 3-4 जिलों में होती है, वहीं के किसान थे। लेकिन दतिया और बांकीपुर 2 उपचुनाव हारना, गुजरात का चुनाव भाजपा का जीतना, क्या मैसेज जाता है? क्या भाजपा इस उपचुनाव के बाद आत्ममंथन करेगी और विचार करेगी कि जो कि भाजपा में कहा जाता है कि यहाँ चेहरे नहीं, यहाँ दल देखा जाता है, यानी कि किसी को भी खड़ा कर दो कोई भी जीत जाएगा, क्या इस पर रोक लगेगी? सबसे आश्चर्यजनक दतिया का चुनाव नहीं है। दतिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी बड़ी क्षति नहीं है जितनी बड़ी क्षति बांकीपुर का चुनाव। प्रशांत किशोर का वहां जीत जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहद दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने युवा चेहरा है, और जो पकड़ 3 दशक से वहां बनी हुई थी, उस सीट को ना लालू प्रसाद यादव हिला पाए, ना नीतीश कुमार हिला पाए, यहाँ तक कि बिहार की पूरी की राजनीति वहां जोर लगा दी गई, लेकिन वो गढ़ भारतीय जनता पार्टी का कभी ध्वस्त नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का, और परंपरागत जन स्वराज पार्टी के तो अभी पिछली विधानसभा में उदय हुआ है, तो उस पार्टी के ये प्रशांत किशोर का जीत जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत क्षति है। लेकिन इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करूंगा कि ये जैन जी का जो आंदोलन हुआ है उसका असर बिहार की इस सीट पर आपको दिखाई दिया, क्योंकि जैन जी का आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश, खासतौर से बिहार के युवाओं का बहुत बड़ा समर्थन था, और इसकी वजह से बिहार का युवा निकला, और इस सीट को आप ये मान के चलिए, ऐसा नहीं माना गया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है। वहां के युवाओं ने जो वोट दिया है वो सीधे सीधे वोट ये दिया है कि हम नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की ये हार है वहां, ये मान करके वहां के युवाओं ने, वहां के लोगों ने वोट दिया, और ये वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। इसको लेकर के तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी आकलन नहीं किया होगा, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है, और बिहार में उसकी सरकार होने के बावजूद भी अपना उपचुनाव वो हार गए, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट का हार गए। डॉक्टर साहब, दतिया उपचुनाव में भाजपा ने जो ग्वालियर सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनको प्रभारी बनाया था। वही राहुल कोठारी, जिन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव का खास माना जाता है, उन्हें सह प्रभारी बनाया था। अब क्योंकि दतिया में ब्राह्मण कुशवाहा समाज का जो है वर्चस्व है, और कुशवाहा समाज के ही भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं दतिया के, तो सामाजिक तौर पे तो भाजपा ने पूरी फील्डिंग की, पूरी सरकार लगी रही, हर बूथ पे नेता मंत्री सब लगे रहे। इसके बाद भी भाजपा का हारना क्या एक जनता में एक मैसेज जाएगा, या कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे क्योंकि 2028 अभी दूर है? 2028 तक आते आते तो बहुत सारे गंगा में पानी निकल जाएगा, और वो दतिया का जो इलाका है वो चंबल का इलाका है। वो चंबल का पानी दुश्मनी भी उतनी करता है जितनी दोस्ती करता है, और ख़ासतौर से दुश्मनी तो बहुत अच्छी निभाता है चंबल का। तो चंबल का व्यक्ति इतना आसानी से ना हार मानेगा, ना उतनी सी आसानी से जीत को स्वीकार करेगा। तो वो तो 28 में आपको दिखाई देगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि वहाँ सह प्रभारी या चुनाव प्रभारी बना देने से फ़र्क पड़ जाता है, तो इसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वहाँ जो चुनाव लड़ रहा है उसकी व्यक्तिगत या उसके चेहरे को लेकर के फ़र्क पड़ता है। बाकी तो जो चुनाव प्रभारी होते हैं वो तो मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, और वहाँ का जो जातीय ध्रुवीकरण है वो भी बहुत तगड़ा है। आप ये समझिए कि वहाँ कुशवाहा और ब्राह्मण, इन सब के बीच में आप जन्मजात उनकी बुराइयां हैं, जन्मजात उनकी कटुता है, जन्मजात दुश्मनी है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सब चीज़ों को भुला करके यदि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा जातीय समीकरण वहाँ का ध्वस्त हो गया, आप इसको समझ सकते हैं कि वहाँ की हवा बदल रही है, चंबल का पानी बदला है, चंबल के पानी ने असर दिखाया है। इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ज्योतिराज सिंधिया ने भी दतिया में सभाएं की, शिवराज सिंह चौहान को भी मैदान में उतरना पड़ा। तो क्या ये माना जाएगा कि अब चूंकि चुनाव तो अब उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में भी जैन जी का असर तो है, नीट परीक्षा के बाद जो छात्रों के प्रदर्शन हुए उसमें यूपी के छात्रों की संख्या भी अधिक थी, तो क्या यूपी के चुनाव तक
ये जैन जी का असर रहेगा या भाजपा इसका हल निकाल लेगी? देखिए, जैन जी का असर और जैन जी की समस्याओं को लेकर के या उनके मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई रोल बचा नहीं है कि वो उनको यदि संभालना होता तो ये जैन जी से बातचीत पहले ही हो जाती और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत पहले हो जाता। इस्तीफा बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस आंदोलन को भड़काया गया और भड़कने का नतीजा ये हुआ कि बात यहाँ तक आ गई कि अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि सरकार की खुद ही फजीहत होने लगी। तो जैन जी को संभालना, आज स्थिति ऐसी नहीं है सरकार की कि संभाल सके। तो आप ये मान के चलो कि इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के चुनाव पे ही नहीं पड़ेगा बल्कि आम चुनाव पे भी जैन जी का असर पड़ेगा, क्योंकि जो मांग की जा रही है या युवाओं की जो मांग है वो व्यवस्थाओं को लेकर के है, ना कि व्यक्ति को लेकर के। नरेंद्र मोदी को लेकर के उनकी कोई खिसियाहट नहीं है, अमित शाह को लेकर के उनकी कोई खिसियाहट नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के उनकी कोई गुस्सा उनके ऊपर नहीं था। सिर्फ युवाओं का कहना ये है कि हमारे भविष्य को लेकर के जो भी योजनाएं तैयार कर रही है सरकार, उसको व्यवस्थित करे जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। और यदि ये सरकार इन चीज़ों को मान लेती है तो आप ये समझिए कि जैन जी शांत हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि टकराहट दोनों ओर से बढ़ गई है। जैन जी भी आमादा है अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए और सरकार भी आमादा है उनकी बात को नहीं मानने के लिए। तो ये टकराहट विस्फोटक होगी। डॉक्टर साहब, मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं प्रदेश को विकसित बनाने में। यहाँ पर उद्योगों के लिए समिट कर रहे हैं, अभी उन्होंने स्कूल शिक्षा में सुधारने के लिए संदीपनी स्कूलों की शुरुआत की है। बावजूद इसके सरकार लगातार 2 उपचुनाव हार गई। इसके पहले श्योपुर जिले के विजयपुर उपचुनाव भाजपा हारी, जहां पर मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए। अब दतिया चुनाव हारे। क्या भाजपा को आने वाले समय में अपनी योजनाओं का आकलन करने की आवश्यकता है, या फिर ये चुनाव में हार जीत होती रहती है, इसका कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है? क्या कांग्रेस को इस जीत के बाद एक बूस्टर मिलेगा? क्या जीतू पटवारी के ऊपर जो आरोप लगे थे, अभी उनको लेकर कहा गया था कि 2 कौड़ी का अध्यक्ष, ऐसी बातों का असर अब होगा? देखिए क्या है सचिन जी, अब जनता जागरूक हो गई है, बहुत अच्छी चीजें समझ रही है और आपके वार्तालाप को बहुत अच्छे से पहचानने लगी है। तो नेताओं के चरित्र को और नेताओं के चाल चलन को बहुत अच्छे से जनता पहचानती है। पहले ये था कि जनता के सामने जो नेता खड़ा होता था वो चेहरे को पहचानती थी, उसके चरित्र को नहीं पहचानती थी, भरोसा करती थी। लेकिन आज ये हुआ कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता पर बैठी हुई है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी जो पब्लिक संवादहीनता है, जो संवादहीनता इतनी अधिक हो गई कि आम पब्लिक के साथ में वार्तालाप ही सरकार करने को राजी नहीं है। न विधायक करता है, न मंत्री करता है, न मुख्यमंत्री करता है। तो संवादहीनता की वजह से जो इस सरकार की योजनाएं और सरकार जिन चीजों से लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हो वो लोगों तक सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रही। बहुत सारे बिचौलिए और ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी तंत्र, सारी चीजें आने के बाद में सरकार, भले मुख्यमंत्री मोहन यादव सोच रहे हों कि मध्य प्रदेश का विकास उनके सपनों का विकास हो जाएगा या जैसा उन्होंने सोचा वैसा मध्य प्रदेश का विकास कर देंगे, तो उनको अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ ये हुई कि सिस्टम वही पुराना है और आप बातें नहीं कर रहे हो। तो आप ये समझिए कि किसी गाड़ी में यदि आप बहुत पुरानी गाड़ी हो गई है, उसमें आप कोई नया पार्ट्स बदलेंगे तो उसको रमा होने में समय लगता है। मोहन यादव के साथ भी वही हुआ कि उनके साथ जो काम कर रहे हैं वही पिछली सरकारों में उन अधिकारियों ने काम किया। तो उन योजनाओं पे आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुधारना पड़ेगी, आम लोगों से संवाद बढ़ाना पड़ेगा, जो कि समाप्त हो चुका है। ना नेताओं का बचा, निचले स्तर पर सोचिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि संवाद होना चाहिए। सरकार 7 अगस्त से जो है एक अभियान शुरू कर रही है, जिसमें सरकार मंत्री जो गांव स्तर पर भी जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को फिर नमस्कार, और आप लोगों से फिर आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बुलंद होगा और हम प्रतिदिन ऐसे ही
जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।